वानखेड़े स्टेडियम में ना जब भी कोई बल्लेबाज मतलब 160 की स्ट्राइक रेट और 60 से ऊपर की औसत से रन बनाता है तो जाहिर है दिमाग में कोई ऐसा टिपिकल पावर हिटर ही आता है जो बस नेट्स में छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हो। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिसे क्रिकेट के अलावा शायद ही दुनिया की कोई और खबर हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस समय आईपीएल का इस सबसे खतरनाक खिलाड़ी असल में फाइनेंस में पीएचडी कर रहा है। अरे यही विरोधाभास तो ने आजकल का सबसे दिलचस्प खिलाड़ी बनाता है ना? एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट पिच को ना किसी स्टॉक मार्केट की तरह पढ़ता है और जिसने हाल ही में ऑक्शन के बाजार में 23 करोड़ से 7 करोड़ तक गिरने के भारी मानसिक दबाव को ऐसे झेला जैसे वो महज कोई मार्केट करेक्शन हो। बिल्कुल सही कहा। जब हम आज की इस गहन चर्चा के लिए अपने स्रोतों के ढेर को खंगाल रहे थे, जिसमें ट्रिब्यून, विजडन, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के साथ साथ उनकी कई इन डेप्थ इंटरव्यूज शामिल थे, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, और वो बात ये है कि ये सिर्फ बल्ले और गेंद की कहानी बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसे एनालिटिकल या कहें विश्लेषणात्मक दिमाग की कहानी है जो आधुनिक टी20 क्रिकेट की इस अराजकता को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सुलझा रहा है। और इस चर्चा का समय इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है आज 13 अप्रैल 2026 है। कल उसी ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। हाँ, और सबकी नजरें आरसीबी के इस नए ड्राफ्ट पर टिकी होंगी, वेंकटेश अय्यर। बिल्कुल, मतलब मुंबई के खिलाफ उनके आंकड़े देखिए, 7 मैचों में 365 रन, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े अपने आप में खौफनाक हैं। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। तो चलिए इस पूरी चीज को ना थोड़ा बारीकी से समझते हैं। एक खिलाड़ी जिसके परिवार में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर शिक्षक है, उसका इस हाई रिस्क खेल में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। एकदम सही बात है। उस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उनके पूरे माइंडसेट की नींव है। उनकी माँ उषा जी अपोलो अस्पताल में एक हेड नर्स थी। अच्छा, तो मेडिकल बैकग्राउंड था घर का। जी हाँ, और एक ऐसे परिवार से जहां एकेडमिक एक्सीलेंस को ही सफलता का पैमाना माना जाता हो, वहां से एक बच्चे का क्रिकेट के मैदान तक पहुंचना आसान नहीं होता। ये उनकी माँ ही थी जिन्होंने सबसे पहले इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कोच दिनेश शर्मा के पास लेकर गई। लेकिन इस पूरी कहानी ने जिस सबसे अहम और मुझे लगा ना, वो ये है कि वेंकटेश ने कभी भी अपनी पढ़ाई को क्रिकेट के लिए साइडलाइन नहीं किया। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो पढ़ाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हाँ, इस बात ने मुझे हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। उनके पास डिलॉयट जैसी टॉप टियर मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब ऑफर था। उसे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है यार। डिलॉयट का ऑफर छोड़ना और फिर सीए इंटरमीडिएट ड्रॉप करना, ये बहुत बड़े रिस्क थे। हाँ, और फिर उन्होंने फाइनेंस में एमबीए पूरा किया और अब वो फाइनेंस में ही पीएचडी कर रहे हैं। मतलब उनका एकदम स्पष्ट लक्ष्य है डॉक्टर वेंकटेश अय्यर बनना। इस पूरी एकेडमिक जर्नी को देखकर मुझे ना एक एनालॉजी याद आ रही है। बताइए, कौन सी एनालॉजी? मुझे लगता है कि वेंकटेश क्रिकेट पिच पर एक आम बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक सीजन्ड ट्रेडर की तरह उतरते हैं। वो सिर्फ आंख बंद करके बल्ला नहीं घुमाते। हाँ, वो हर चीज का हिसाब रखते हैं। एग्जैक्टली। जैसे एक ट्रेडर मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखता है ना, वैसे ही वेंकटेश क्रीज पर खड़े होकर हर गेंद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जैसे सामने वाली टीम के किस गेंदबाज के कितने ओवर बचे हैं, शॉर्ट बाउंड्री किस तरफ है, हवा का रुख क्या है, और क्या इस ओवर में रिस्क लेना लॉन्ग टर्म पारी के लिए फायदेमंद है या नहीं। ये रिस्क और रिवॉर्ड वाला नजरिया उनका बिल्कुल सटीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इतनी भारी भरकम पढ़ाई एक प्रोफेशनल एथलीट को उसके मेन गेम से भटकाती नहीं है? देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें यहाँ थोड़ा खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझना होगा। ज्यादातर युवा खिलाड़ी जब 20-22 साल की उम्र में करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पाते हैं ना, तो उनके पास जीवन में क्रिकेट के अलावा कोई एंकर या ठहराव नहीं होता। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा है। खराब फॉर्म आते ही वो एकदम बिखर जाते हैं। बिल्कुल, उनकी पूरी दुनिया ढह जाती है। लेकिन वेंकटेश के मामले में ये जो उच्च शिक्षा है, ये उन्हें खेल के उस घुटन भरे दबाव से एक परफेक्ट स्विच ऑफ देती है। अच्छा, तो मतलब मैदान के बाहर वो क्रिकेट के बारे में सोच कर खुद को मेंटली थकाते नहीं है? एकदम सही पकड़े। जब वो मैदान से बाहर होते हैं तो किताबें और उनकी रिसर्च उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती हैं। और पता है, उनके एमबीए की वो वित्तीय समझ केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि उन्होंने अपने पैसों का बहुत स्मार्टली यूज किया है। जी,
अचानक भारी पैसा मिलने पर अक्सर युवा खिलाड़ी उसे महंगी कारों या किसी फैंसी लाइफस्टाइल पे उड़ा देते हैं। लेकिन वेंकटेश ने अपनी फाइनेंस की समझ का इस्तेमाल एसेट बिल्डिंग में किया। और एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा एसेट तो उसका अपना शरीर ही होता है ना? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने तुरंत एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट सूरज ठाकरिया को अपने साथ जोड़ा। ठाकरिया पहले भी आवेश खान और ईशांत शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और इसके साथ ही उन्होंने एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी रखा ताकि उनका खुद का ध्यान पैसों के मैनेजमेंट में न उलझे और वो सिर्फ अपने खेल पर फोकस कर सकें। ये साफ दिखाता है कि उनका ये एनालिटिकल दिमाग उन्हें हवा में उड़ने से रोकता है, जमीन से जोड़े रखता है। हाँ, उनका माइंडसेट बहुत ग्राउंडेड है। लेकिन केवल एक शांत दिमाग से आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद पर तो छक्का नहीं मार सकते ना? बिल्कुल नहीं, उसके लिए रिफ्लेक्सेस चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको एक सॉलिड तकनीक और मस्कुलर रिफ्लेक्सेस की भी जरूरत होती है। द क्रिकेट ड्राइव के तकनीकी विश्लेषण को जब मैं गहराई से पढ़ रही थी तो उनके स्टांस और फुटवर्क के कुछ ऐसे बारीक पहलू सामने आए जो आमतौर पर किसी कोचिंग मैनुअल में आसानी से नहीं मिलते। उनका फुटवर्क सच में बहुत अनोखा है और उसे समझने के लिए हमें यहाँ थोड़ी बायोमैकेनिक्स की बात करनी होगी। बिल्कुल, बताइए। तो आमतौर पर बल्लेबाज अपने दोनों पैर स्टंप्स की लाइन में रखते हैं, लेकिन वेंकटेश का जो पिछला पैर है वो मिडिल स्टंप पर होता है और अगला पैर लेग स्टंप के थोड़ा बाहर या पीछे होता है। मतलब ये तो एक बहुत ही ओपन स्टांस हो गया ना? जी हाँ, काफी ओपन स्टांस है। पर हो तो वहाँ तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर उनका वो ट्रिगर मूवमेंट काम आता है। ट्रिगर मूवमेंट? वो कैसे काम करता है? जब गेंदबाज गेंद छोड़ने ही वाला होता है, ठीक उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वेंकटेश अपने दोनों पैरों को एक ही लाइन में ले आते हैं। इस एक झटके वाले मूवमेंट से ना दो चीजें होती हैं। क्या क्या? पहला, उनका शरीर एक स्प्रिंग की तरह लोड हो जाता है और दूसरा, उन्हें एक बहुत स्टेबल बेस मिलता है। जब दोनों पैर एक लाइन में आते हैं और उनका शरीर हल्का सा नीचे झुकता है, जिसे लो स्टांस कहते हैं, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे आ जाता है। अरे हाँ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने का सीधा मतलब है कि उनका सिर बिल्कुल स्थिर रहता है। एकदम सही। और सिर स्थिर रहने के कारण ही वो गेंद की लेंथ को, विशेषकर स्पिनर्स की टर्न को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। इसी वजह से शायद वो स्पिनर्स के खिलाफ इतनी आसानी से क्रीज से बाहर निकलकर बड़े-बड़े शॉट्स लगा पाते हैं। बिल्कुल, स्पिनर्स को तो वो सेटल ही नहीं होने देते। बेस को देखकर ही शायद मुझे वो कॉइल्ड स्प्रिंग वाली एनालॉजी याद आ रही थी। मतलब वो क्रीज पे एकदम नीचे झुके हुए बिल्कुल शांत इंतजार करते हैं और जैसी गेंद उनके रडार में आती है वो स्प्रिंग पूरी ताकत से खुलती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और उनके जो कट शॉट्स हैं, फ्लिक्स हैं और जिस चालाकी से वो थर्ड मैन की तरफ गेंद को दिशा देते हैं ना। हाँ, उसी कारण से क्रिकेट जगत में कई लोग उन्हें न्यूजीलैंड के महान कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग का क्लोन कहने लगे। स्टीफन फ्लेमिंग से तुलना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में भी यही ठहराव और जबरदस्त टाइमिंग हुआ करती थी। सही कहा। और यहाँ हमें कोच दिनेश शर्मा के उस मास्टर स्ट्रोक को भी श्रेय देना होगा जिसका जिक्र स्रोतों में बार-बार हुआ है। हाँ, वो ओपनिंग वाला फैसला। बिल्कुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि वेंकटेश हमेशा से टॉप ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज नहीं थे, वो तो निचले क्रम में खेलते थे। जी, लेकिन शर्मा जी ने एक लोकल टूर्नामेंट में उनकी गेंद को इतनी सफाई से हिट करने की इस क्षमता को पहचाना और उन्हें सीधे ओपनिंग करने भेज दिया। वो आज भी उन्हें मॉडर्न डे युवराज सिंह बुलाते हैं। और बाएं हाथ का बल्लेबाज होना वैसे भी क्रिकेट में एक प्राकृतिक फायदा माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर गेंदबाज राइट हैंडर्स को गेंदबाजी करने के ही अभ्यस्त होते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शानदार तकनीक और ओपनर के रूप में इतनी सफलता मिलने के बावजूद वो कभी किसी एक बैटिंग पोजीशन से चिपक कर नहीं बैठते। हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। स्रोतों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि वो एक फ्लोटर की भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब ओपनिंग करवा लो, नंबर 3 पर भेज दो, या मैच फिनिश करने के लिए नंबर 6 पर। एक ऐसे युग में जहाँ खिलाड़ी अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हैं, उनका ये निस्वार्थ रवैया सच में काबिले तारीफ है। वही तो मैं यही सोच रही थी कि ये निस्वार्थ रवैया आखिर आता कहाँ से है। देखिए, ये मानसिक लचीलापन आता है उस माहौल से और उन लोगों से जिनसे आप लगातार सीखते हैं। अगर हम उनके मेंटर्स और प्रेरणा स्रोतों की बात करें ना, तो वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब वो सूची शुरू होती है क्रिकेट के मैदान से बाहर सिनेमा की दुनिया से। वेंकटेश सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अरे हाँ, ये वाला किस्सा तो बहुत मशहूर हुआ था। उन्होंने रजनीकांत की फिल्म कुली के प्रीमियर के लिए अपना पूरा प्रैक्टिस और कमर्शियल शेड्यूल ही खाली कर दिया था। बिल्कुल।
लेकिन ये सिर्फ एक आम फैनबॉय मोमेंट नहीं है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो लोग इस पहलू को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि वेंकटेश रजनीकांत के उस लार्जर देन लाइफ ऑरा और पॉजिटिविटी का अध्ययन करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से पूरे माहौल को आत्मविश्वास से भर देता है। वाह, सिनेमा से कॉन्फिडेंस सीखना। जी। और उस आत्मविश्वास को उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बखूबी उतारा भी है। जी हाँ, और क्रिकेट की बात करें तो उनके शुरुआती दिनों में केकेआर के ड्रेसिंग रूम में दिग्गज हरभजन सिंह ने उनका बहुत सपोर्ट किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि हरभजन ने ही वेंकटेश को विराट कोहली से मिलवाया था। बिल्कुल, और उस लंबी बातचीत में कोहली ने उन्हें सबसे जरूरी बात सिखाई थी कि बड़े मैचों का दबाव कैसे झेलना है और पारी को लंबा कैसे खींचना है। विराट कोहली से दबाव सहना सीखना तो मतलब किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। एकदम मास्टर क्लास है। लेकिन जो एक चीज मुझे थोड़ी उलझन में डालती है ना, वो है उनके अलग अलग मेंटर्स की बिल्कुल विपरीत शैलियां। आप चंद्रकांत पंडित और बाकी कोचों की बात कर रही हैं? हाँ, एक तरफ कोच चंद्रकांत पंडित हैं जो अपने बेहद सख्त मिलिट्री जैसे अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। मतलब पूरी टीम का बस से एक साथ एक लाइन में उतरना ताकि विरोधी टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। और पंडित सर से उन्होंने मैदान पर फील्डिंग के एंगल्स पढ़ने की वो गणितीय कला भी सीखी है। ठीक है, वो तो अनुशासन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ गौतम गंभीर और ब्रेंडन मकुलम जैसे मेंटर्स भी रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग विचारधारा वाले लोग। यही मेरी उलझन है। एक तरफ चंद्रकांत पंडित का वो पुराना स्कूल वाला कड़क अनुशासन, दूसरी तरफ ब्रेंडन मकुलम की वो बेलगाम आक्रामक बेसबॉल वाली स्टाइल, और फिर गौतम गंभीर की वो इंटेंसिटी जहां उनका उसूल है जीरो टॉलरेंस फॉर मीडियोक्रिटी, मतलब एक्सीलेंस से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं। और मैकुलम के प्रभाव का तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें 2023 में दिखा था। हाँ, वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 104 रनों की ऐतिहासिक पारी। मकुलम के बाद केकेआर के लिए शतक लगाने वाले वो केवल दूसरे खिलाड़ी बने थे। और खुद मैकुलम ने उन्हें खास बधाई मैसेज भी भेजा था उस दिन। सोचिए, और फिर उनके मेंटर्स में MS धोनी भी है, जिनसे उन्होंने सीखा कि मैदान पर केवल अपनी गेंद पर ध्यान मत दो, अपनी आंख और कान खुले रखकर पूरे माहौल को ऑब्जर्व करो। धोनी के ऑब्जर्वेशन स्किल तो लेजेंडरी हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक युवा खिलाड़ी इतने सारे अलग अलग और कई बार तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचारों के बीच कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर वेंकटेश का वो एकेडमिक और एनालिटिकल दिमाग काम आता है जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वो एक स्पंज की तरह काम करते हैं। एक अच्छा रिसर्चर या PhD का छात्र क्या करता है? वो अलग अलग किताबों से थ्योरी पढ़ता है, लेकिन रिसर्च पेपर अपना खुद का लिखता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। वेंकटेश ठीक यही करते हैं। वो श्रेयस अय्यर के शांत ऑरा को देखते हैं, गंभीर की आक्रामकता को देखते हैं, धोनी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को देखते हैं। लेकिन वो इनमें से किसी की भी अंधी नकल नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, वो इन सभी से केवल उस कोर सिद्धांत को निकालते हैं जो उनके अपने गेम प्ले में फिट बैठता है। वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने में माहिर हैं। मतलब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक मतभेद को सुलझाने का एक बहुत ही मैच्योर तरीका है। बहुत मैच्योर। और इस मानसिक मजबूती, इस स्पंज जैसे दिमाग की सबसे बड़ी और शायद सबसे क्रूर परीक्षा तब हुई जब क्रिकेट के इस बाजार ने उनके ऊपर एक ऐसा प्राइस टैग लगा दिया जो किसी भी आम इंसान को रातों रात पागल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2024 की, उस ऐतिहासिक नीलामी की। हाँ, वो दिन कौन भूल सकता है। केकेआर ने उन्हें वापस अपनी टीम में लाने के लिए 23.75 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम बोली लगाई थी। वो रातों रात IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर जा बैठे। लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का एक बहुत कड़वा सा चेयर, पैसा कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ लेकर आता है जो किसी को भी कुचल सकता है। और 2025 के सीजन में हमें वो पहाड़ गिरता हुआ दिखा भी। बहुत बुरी तरह दिखा। सोशल मीडिया पर तो मतलब एक अलग ही तरह की अदालत बैठ गई थी। हर डॉट बॉल पर, हर खराब शॉट पर उनके उस 23 करोड़ के प्राइस टैग का मजाक उड़ाया जा रहा था। बहुत भयंकर ट्रोलिंग हुई थी उनकी, और उस दबाव का असर उनके प्रदर्शन पर साफ साफ दिखा। 11 मैचों में वो केवल 142 रन ही बना पाए। और नतीजा ये हुआ कि केकेआर फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात है, 23 करोड़ के आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरना। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ टूट जाते हैं। वही तो, एक आम खिलाड़ी यहाँ टूट जाता, डिप्रेशन में चला जाता, या कम से कम मीडिया में फ्रेंचाइजी के खिलाफ कुछ बयानबाजी तो करता।
लेकिन यहाँ फिर से उनका वो फाइनेंस और MBA वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और फाइनेंस का सबसे बेसिक नियम क्या है? प्राइस और वैल्यू के बीच का अंतर समझना। एग्जैक्टली। जो लोग शेयर बाजार को समझते हैं वो जानते हैं कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत यानी प्राइस मार्केट के सेंटिमेंट, डिमांड और सप्लाई के आधार पर हर दिन ऊपर नीचे होती है। लेकिन उस कंपनी की असली वैल्यू उसके फंडामेंटल्स तय करते हैं। हाँ। और वेंकटेश ये बखूबी समझते थे कि वो 23 करोड़ की कीमत महज ऑक्शन टेबल पर दो टीमों की आपसी बिडिंग वॉर का नतीजा थी। बिल्कुल, वो उनकी असली कीमत नहीं थी। जब वो कीमत गिरी तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनके अंदर के क्रिकेटर की असली वैल्यू कम हो गई है। उनके कवर ड्राइव, उनकी तकनीक और उनकी समझ तो अभी भी वही थी ना। और इसी वैल्यू को साबित करने के लिए वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में तपने गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए उन्होंने जो शानदार वापसी की वो किसी भी स्क्रिप्ट से बेहतर थी। वो तो है, सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि दबाव के पलों में उनका प्रदर्शन देखिए आप। हाँ, ठीक IPL नीलामी से कुछ घंटे पहले क्वार्टर फाइनल्स में पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेली। और सेमीफाइनल में सौराष्ट्र के खिलाफ तो उन्होंने अकेले ही पूरा मैच पलट दिया था। जी, पहले गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 2 अहम विकेट निकाले और फिर बल्लेबाजी में नाबाद 38 रन बनाकर टीम को फाइनल का रास्ता दिखाया। ये होता है असली क्लच प्लेयर जो बड़े मैचों में परफॉर्म करता है। और इसी जबरदस्त प्रदर्शन का सीधा नतीजा हमें 16 दिसंबर 2025 को हुई IPL 2026 की नीलामी में देखने को मिला। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। और RCB में आते ही उनका पहला बयान क्या था? नमस्कारा बेंगलुरु, इस चैंपियन टीम के साथ खेलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मतलब कोई अहंकार नहीं कि मेरी कीमत 23 से 7 हो गई, कोई कड़वाहट नहीं। और पता है, ये परिपक्वता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, खेल के नियमों को लेकर भी उनकी समझ बहुत गहरी है। आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बात कर रही है ना? हाँ, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये नियम बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब इस नियम ने तो असल में क्रिकेट से ऑलराउंडर्स की प्रजाति को ही खतरे में डाल दिया है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। जाहिर है, जब आपके पास 12वां खिलाड़ी खिलाने का विकल्प है तो कोई भी कप्तान किसी ऐसे खिलाड़ी से गेंदबाजी क्यों करवाएगा जो पार्ट टाइम हो। इससे शिवम दुबे या वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों का तो नुकसान ही हुआ है ना, उन्हें गेंदबाजी ही नहीं मिलती। ज्यादातर क्रिकेट पंडित बिल्कुल यही तर्क देते हैं, लेकिन वेंकटेश का नजरिया यहाँ भी बहुत अलग और रणनीतिक है। वो इसे कैसे देखते हैं? वो इसे अपने करियर के लिए किसी खतरे की तरह नहीं देखते। उनका मानना है कि ये नियम कप्तानों को खेल के बीच में एक अतिरिक्त रणनीतिक विकल्प देता है। वो शिकायत करने के बजाय कहते हैं कि अगर एक ऑलराउंडर अपनी गेंदबाजी के स्तर को इतना ऊंचा कर ले कि वो पार्ट टाइमर लगे ही नहीं, तो कप्तान उसे गेंद जरूर देगा। अरे वाह! हाँ, ये नियम असल में खिलाड़ियों को अपनी सेकेंडरी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। वो खुद को पीड़ित नहीं मानते, बल्कि नियम के हिसाब से खुद को ढालने पर जोर देते हैं। ये तो एक बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। मतलब समस्या पर रोने के बजाय सीधा समाधान पर काम करना। बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वेंकटेश अय्यर की कहानी सिर्फ वानखेड़े में लगाए गए छक्कों या ऑक्शन के करोड़ों के आंकड़ों की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि उच्च शिक्षा और खेल के जुनून के बीच एक परफेक्ट संतुलन कैसे बनाया जाता है। ये कहानी है धोनी, कोहली और गंभीर जैसे महान मेंटोर्स की विरोधी विचारधाराओं से केवल सही चीजें फिल्टर करने की। और सबसे बढ़कर बाजार के उस भयानक दबाव, उस प्राइस टैग को अपनी दिमागी समझ से हराने की। एग्जैक्टली। उन्होंने ये साबित किया है कि असफलता या प्राइस टैग का गिरना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपनी कमियों को दूर करके, बाजार के शोर को बंद करके और भी मजबूती से अपने हुनर को निखारने का। उनका MBA और उनकी PhD केवल डिग्रियां नहीं हैं, वे उनके सर्वाइवल टूल हैं। सर्वाइवल टूल, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज का आधुनिक क्रिकेट ना डेटा, मशीन लर्निंग और रोबोटिक तकनीक की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है। हर शॉट का स्पिन रेट, हर गेंद का पिचिंग मैप कंप्यूटर सेकंड्स में बता देता है। हाँ, सब कुछ डेटा ड्रिवन हो गया है। लेकिन वेंकटेश अय्यर का ये जो पूरा सफर है, ये हमें रुककर कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में जब फ्रेंचाइजी ऑक्शन टेबल पर बैठेंगी
तो क्या वे खिलाड़ियों को सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट और डॉट बॉल प्रतिशत के आधार पर चुनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर वो समय दूर नहीं जब किसी खिलाड़ी की इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और भारी दबाव में वैचारिक मतभेदों को सुलझाने की उसकी दिमागी क्षमता को भी उतने ही करोड़ रुपयों से तौला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मानसिक मजबूती का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सही कहा। जैसा कि हमने देखा, आप किसी खिलाड़ी की तकनीक का वीडियो एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो खिलाड़ी 23 करोड़ के प्राइस टैग के बोझ तले दबा हो, तब उसका दिमाग कैसे काम करेगा, इसका कोई सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना है। बहुत गहरी बात कही है। तो क्या एक पीएचडी करने वाला, फाइनेंस की समझ रखने वाला और शांत दिमाग ही T20 के इस शोर शराबे वाले हाई प्रेशर खेल का असली भविष्य है? इस पर जरूर सोचिएगा। श्रोताओं को सोचने के लिए काफी कुछ मिल गया है आज। हाँ, तो कल वानखेड़े में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के उस रोमांचक मैच का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।